तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले हैप्पी वीमेंस डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में औरतों का, महिलाओं का क्या रोल है, क्योंकि हम सब घिरे रहते हैं। ये वही महिलाएं, औरतें होती हैं जो हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी हैं, हमारी बेटी है, और जो शायद हम लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आप ऑफिस में आए तो आपकी कलीग बहुत सारी वीमेंस, मेरी टीम में बहुत सारी हैं, और इन सब की आप ऊर्जा, एनर्जी देखें तो एक फैमिली कंप्लीट होती है जब आपके इर्द गिर्द ये तमाम लोग हों। महिलाओं का जो रोल है घर में या समाज में, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आज मैंने अपनी टीम में सबसे पहले दीपिका और फिर मनीषा झा दोनों से पूछा। पहले तो विश किया हैप्पी वीमेंस डे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ वीमेंस डे मनाते क्यों? और दोनों हंसने लगी, दोनों को पता ही नहीं। तो मुझे लगा कि चलो एक दो लोगों से और पूछा, वो भी सिर्फ मुस्कुरा कर चल दी, विश लेकर चल दी। तो मैंने कहा हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो चलिए आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर कर लेता हूँ, फिर आज की कहानी के ऊपर आता हूँ। असल में महिला दिवस मनाने की शुरुआत एक आंदोलन से हुई थी। वो महिलाएं जो कामकाजी थीं, जो मजदूर थीं, जो नौकरियां करती थीं, उन्हें अक्सर ये लगता था कि उनके साथ भेदभाव होता है। और हम सब ये जानते हैं कि महिला और पुरुषों के बीच में असमानता, इक्वलिटी नहीं, हमेशा महिलाओं को कमतर समझा जाता था, आज भी समझा जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन दुनिया की कोई भी आप फील्ड को उठा लें, किसी भी पेशे को उठा लें, आज वो कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन एक दौर था जब उन्हें लगता था कि पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है महिलाओं के मुकाबले। तो कुछ महिलाओं के दिमाग में ये बात आई कि ऐसा क्यों है, जबकि हम भी बराबर काम करते हैं। 1908 में तब पहली बार न्यूयॉर्क में एक मार्च, एक परेड निकली औरतों की, जिसमें करीब 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। और उनकी सिर्फ डिमांड इतनी थी कि हमें पुरुषों के बराबर के हिसाब से सैलरी दी जाए। हमारे चूँकि सिर्फ नौकरी के अलावा और भी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के, बच्चे की, तो वर्क आवर कम हो, काम करने के जो घंटे हैं उसमें भी हमें छूट मिले। और इसके अलावा उनकी कुछ और भी छोटी मोटी डिमांड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये थी कि इक्वलिटी हो। इससे पूरे मूवमेंट को जो लीड किया था वो एक लेडी थी, वो एक एक्टिविस्ट थी। उनका नाम है क्लारा ज़ेटकिन। क्लारा ज़ेटकिन ने इस मूवमेंट को लीड किया। 1908 की बात है, न्यूयॉर्क शहर में। उसका धीरे धीरे वक्त बीता। फिर अमेरिका की एक सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार 1911 में ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम एक दुनिया भर में महिला दिवस मनाएं, विमेंस डे, ताकि उनकी बातों को सही ढंग से रख सकें। तो पहली बार जो विमेंस डे मनाया गया वो सिर्फ कुछ देशों ने मनाया, और इसकी शुरुआत हुई थी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, जहां पर इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस का एक आयोजन किया गया था जो काम करती है। 17 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 100 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। फिर उसके बाद 1911 में पहली बार विमेंस डे की बुनियाद रखी गई, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन्हीं लोगों ने विमेंस डे को मनाया। बाकी देश इसमें शामिल नहीं हुए थे। और इसीलिए 2011 में जब 100 साल पूरे हुए थे, तब इसकी शताब्दी समारोह मनाई गई थी। लेकिन 8 मार्च को, जैसा कि आपको पता है, विमेंस डे मनाया जाता है। 8 मार्च की तारीख क्यों चुनी गई थी? तो उसकी एक वजह थी। तब रूस में महिलाओं का एक आंदोलन चल रहा था, रोटी एंड अमन, तो रोटी और शांति। और इसको लेकर वहां महिलाएं तरह तरह से आंदोलन कर रही थी। और उस वक्त जार सेकंड की हुकूमत थी रूस में। तो इत्तेफाक से 1972 में, बल्कि 1917 में, 1917 में जार की हुकूमत चली गई। और उस वक्त इस महिलाओं के आंदोलन की एक और मांग थी, वोटिंग राइट्स। बहुत सारे, न्यूयॉर्क में भी जब हुआ था, तो वोटिंग राइट्स बहुत सारे देश नहीं देते थे महिलाओं को। उन्हें लगता था ये कमतर है, इनको क्या दें। तो एक उनको वोटिंग राइट्स की भी मांग थी। तो जार सेकंड के टाइम में भी, रशिया में भी, तब यूएसएसआर ये था नहीं, लेकिन जार निकोलस सेकंड ने उनको अपना तख्ता छोड़ना पड़ा। और उसके बाद वहाँ पर महिलाओं की मांगें मानी गई और फिर उनको वोटिंग राइट्स भी दी गई।
तो तब तक ये नहीं था कि कोई ख़ास डेट कौन सा होगा, लेकिन ज़ार निकोलस को जब तख्ता छोड़ना पड़ा और जिस दिन उनको वोटिंग राइट्स देने का ऐलान किया गया, 8 मार्च की तारीख थी वो। और उसी दिन से फिर ये तय हुआ, क्लारा जेटकिन ने ये सुझाव दिया एक इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में कि हमें 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाना चाहिए। और इसके बाद 8 मार्च से लगभग धीरे धीरे पूरी दुनिया ने मनाना शुरू किया। फिर 1975 आया और 1975 में यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इसको मान्यता दी और कहा कि हाँ 8 मार्च हर साल वुमेन्स डे मनाना चाहिए पूरी दुनिया में। तो 1975 में जब यूएन ने इसकी मान्यता दे दी तो फिर पूरी दुनिया और में वुमेन्स डे मनाया जाने लगा। और वुमेन्स डे मनाने के दौरान बहुत सारे, जैसे रशिया में और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ छुट्टियाँ दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ खूब बहुत सारे फ्लावर्स इस दिन बिकते हैं। अमेरिका में तो मार्च के महीने में ही वे पूरी तरह से महिलाओं के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे ट्रंप ने कल एक ऐलान भी किया था, एलन मस्क से पूछा कि हमारे स्पेस में सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक और उनके साथी फंसे हुए हैं, क्या आप ला पाओगे? एलन मस्क ने कहा हाँ। फिर उन्होंने सुनीता विलियम्स की बालों की तारीफ की कि उनके बाल बहुत मजबूत हैं, बहुत घने हैं। तो ये सारा वुमेन्स डे को सामने रखकर ही किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के बाद अब पूरी दुनिया वुमेन्स डे मनाती है। यानी वुमेन्स डे की शुरुआत हुई थी महिलाओं को बराबरी, समानता, रोजगार, बराबर के पैसे, वोटिंग राइट्स, इसको लेकर जो मूवमेंट 1908 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था, उसमें 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उसके बाद और 1911 में पहली बार वुमेन्स डे मनाने का आइडिया आया। और ज़ार निकोलस सेकंड के तख्ता छोड़ने के बाद जब वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग का राइट और बाकी चीज़ें मिली, तो फिर 8 मार्च तय किया गया और यूएन ने इस पर मोहर लगाई। इसलिए आज पूरी दुनिया 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाती है। तो हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर की हर महिला को हैप्पी वुमेन्स डे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक सीरियल किलर जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद बरसों पुलिस को उलझाए रखता है। कई सालों बाद पुलिस उसे पकड़ती है, जेल में डालती है। और एक रोज जेल में बैठे बैठे उसे ख्याल आता है कि उसने जितने क्राइम किए हैं, जितने कत्ल किए हैं, वो तो पुलिस को भी नहीं मालूम। तो जब अंदर ही हो गया हूँ तो सच्चाई बताता हूँ। तब उसने जेल के अंदर से एक न्यूज़पेपर को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने जितने कत्ल किए हैं उतने पुलिस को पता भी नहीं है। उस अखबार के साथ उसका टाई अप होता है, उस अखबार को वो फिर बताता है और उसके बाद उसकी कहानी सामने आती है। इस दौरान में उसके लैपटॉप से जब तफ्तीश शुरू होती है तो फिर उस सीरियल किलर को एक नाम दिया जाता है, अमेजन रिव्यू किलर। ये नाम इसलिए दिया गया कि कत्ल करने के जितने टूल्स इसने इस्तेमाल किए थे, जितने औजार, हथियार, बाकायदा अमेजन के में जाकर वो उसका अपना एक अकाउंट था, उस अकाउंट पर उनके रिव्यू लिखा करता था कि ये कैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करता है, ये कितना अच्छा काम करता है। तो जब वो लैपटॉप पुलिस के हाथ लगा और उसके बाद उसने वो सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, उसके रिव्यूज़ को पढ़ना शुरू किया टूल्स को लेकर, तब मीडिया ने उसका नाम दिया था अमेजन रिव्यू किलर। आज की कहानी इसी अमेजन रिव्यू किलर की है। ये जो सीरियल किलर है, और दुनिया में बहुत सारे सीरियल किलर हैं और जो एक से ज़्यादा कत्ल करते हैं उन्हें पता है कि उनको कितनी सज़ा मिलनी है। और ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें खुद सीरियल किलर सामने आकर और अपने कत्ल की तादाद बढ़ाता जाता है और कहता है कि मैंने इतने कत्ल किया, आप कम क्यों लिख रहे हो। ये उनमें से एक है। इस कहानी की शुरुआत होती है 70s के दशक में। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था टॉड कोलहैप। टॉड कोलहैप जब सिर्फ 15 साल का था तब इसने एक लड़की को एक रोज किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसको एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। बाद में वो लड़की वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेंट कर देती है। पुलिस आती है, टॉड को गिरफ्तार कर लेती है। उसे 15 साल की जेल की सजा होती है। अब वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद इन 15 सालों में वो अंदर ही रहकर पढ़ाई करता है।
कंप्यूटर साइंस में उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली इसी जेल में रहते हुए। फिर 2000 के आसपास डिग्री विग्री ले चुका था, जेल से छूट चुका, तो वो जेल से आने के बाद थोड़े दिन इधर उधर भटकता है। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के तौर पर भी, ग्राफिक्स आर्टिस्ट के तौर पर वो कहीं नौकरी करता है, फिर उस नौकरी को छोड़ देता है और बाद में वो रियल एजेंट का काम शुरू कर देता है। कुछ रियल एजेंट के लाइसेंस उसे मिल चुके थे, कुछ और छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ता है और अपना एक ग्रुप बनाता है और मकान की खरीद फरोख्त का धंधा शुरू कर देता है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये रियल एस्टेट का बिजनेस उसने सिर्फ क्राइम को अपने छुपाने के मकसद से ही शुरू किया था। अब वो अपना काम कर रहा है, 3 साल हो गए इस काम में। 2003 में अचानक साउथ कैरोलिना में एक मोटरसाइकिल के शॉप पर कोई शख्स पुलिस को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पे 4 लाशें पड़ी हैं। पुलिस की टीम उस शॉप पर पहुंचती है और देखती है कि वाकई वहाँ पे 4 लाशें पड़ी हैं। चारों को गोली मारी गई थी। पुलिस तफ्तीश करती रहती है लेकिन कातिल तक नहीं पहुंच पाती। ये बात 2003 की है। 4 कत्ल एक मोटरसाइकिल शॉप के अंदर से लाशें मिली हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं ये कातिल कौन है। थक हार कर धीरे धीरे वक्त बीतता और पुलिस इस फाइल को एक तरह से बंद ही कर देती है। 12 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता। 2015 में एक फैमिली पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसकी एक फ्रेंड और उसके हस्बैंड न्यूली मैरिड है, वो दोनों गायब है और उन्हें कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पर पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस एक न्यूली मैरिड कपल को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार पुलिस को उस महिला के मोबाइल से एक लोकेशन मिलता है। वो उस लोकेशन पर पहुंचती है, वहाँ जाती है तो देखती है कि वो महिला जंजीरों से बंधी पड़ी है। पुलिस जंजीर खोलती है, उसके बाद उस महिला को पहले ढांढस बनाया जाता है, फिर पूछा जाता है तो वो बताती है कि जो शख्स उसे किडनैप करके लाया था उसने मेरे सामने मेरे हस्बैंड को गोली मार दी और फिर मुझे इस जगह पर ले आया। अब उसने बताया कि गोली किसी घर में मारी गई थी। अब जब पुलिस ने उस प्रॉपर्टी की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी टॉड कॉलहेप के नाम पर है। अब जब उसके रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि वो तो 15 साल के लिए जेल भी गया था रेप के मामले में। अब पुलिस टॉड कॉलहेप को ढूंढती है, ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, वो पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस अब उसको उसके उस घर में ले जाती है। उस घर में जब जाती है पुलिस तो देखती है कि उस लेडी का हस्बैंड उसी घर में उसकी लाश पड़ी है। अब डबल मर्डर था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके लैपटॉप को कब्जे में ले लेती है। जब लैपटॉप को कब्जे में ले लेती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। हैरान इसलिए रह जाती है कि उस लैपटॉप के अंदर छानबीन करने पर पता चला कि वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो अमेज़न है उस पर उसका अपना एक अकाउंट था। अमेज़न से बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं तो वो भी खरीदता, उसका अपना अकाउंट था। उस अकाउंट में उसने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर दी, खरीदी, लेकिन जब उसके रिव्यू के सेक्शन में पुलिस की नज़र पड़ी तो पुलिस हैरान रह गई। अजीब अजीब उसने रिव्यूज़ डाल रखे थे अलग अलग टूल्स और हथियारों के बारे में। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। तब उसने कहा कि हाँ मैंने कुछ और जुर्म किए। पुलिस से 1, 2, 3 बाकी केसेस की अब तफ्तीश शुरू कर देती है। इस दौरान में वो जेल में है। तभी जेल से एक रोज़ वो हेरल्ड नाम के एक वहाँ के न्यूज़पेपर को कांटेक्ट करता है टॉड, और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जुर्म में जेल में हूँ, पर मैंने 7 कत्ल किए हैं, 2 किडनैपिंग और 1 रेप, और मैं सारी कहानी बताना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर को और क्या चाहिए, वो पहुँच गए। टॉड की उन्होंने सारी कहानी छाप दी। अब जब कहानी छापी उधर पुलिस जो उसके अमेज़न के साइट पर जो रिव्यू का कॉलम था, अब जब दोबारा उसने पढ़ना शुरू किया और जो कहानी उसने न्यूज़पेपर को बताई, दोनों मैच किया तो अजीब कहानी सामने आई। पता चला ये वो सीरियल किलर था जो हर कत्ल के बाद जिस चीज़ से उसने कत्ल किया उसका रिव्यू लिखता था।
और बताता था कि ये सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, काम का है कि नहीं है। तो अब उसके रिव्यू क्या क्या थे। एक मर्डर करके उसने लाश को सुनसान जगह पर जमीन में दफना दिया। अब जब दफनाया तो उसने अमेजन के एक साइट पर लिखा हुआ था, एक खास फावड़े का जिक्र था जो जमीन जिससे हम लोग खोदते हैं। तो उसमें उसने कहा कि ये फावड़ा बहुत काम की चीज़ है, इसको गाड़ी में रखना आसान है, ताकि अगर अचानक कहीं आपको गड्ढा खोदना हो तो ये फावड़ा बहुत तेज़ी से गड्ढा खोद देता है और लाश को छुपाने में आपको कम वक्त लगता है। तो उसने उस फावड़े का इस्तेमाल का पूरा रिव्यू लिख डाला। पता चला कि वो एक कत्ल में उस फावड़े का उसने इस्तेमाल किया था। एक जगह वो लिखता है कि एक चाकू के बारे में रिव्यू किया, कहता है कि मैंने अभी तक चाकू से किसी को नहीं मारा, लेकिन और चाकू का उसने ऑर्डर भी दिया, मंगाया, उसका रिव्यू लिखा। बोला इस चाकू को मैंने देखा, मुझे लगता है कि इस चाकू से कत्ल करना बड़ा आसान और बहुत सही रहेगा, तो अगर मैंने कभी किसी चाकू से मर्डर किया तो इसी चाकू से करूँगा, और उस चाकू के बारे में पूरा रिव्यू लिख दिया। एक जगह उसने लिखा कि मैंने एक शख्स को बंधक बना कर रखा था, उसको चेन से बांध कर रखा था। उसके बाद उसने कहा कि उस चेन का रिव्यू जो लिखा, बोला यह चेन इतनी काम की चीज़ है और इतनी सही है, और इसका ताला चेन का, कि अगर सामने वाले को अकेले छोड़ के कहीं बंद कर दूं तो वो खोलते खोलते बूढ़ा हो जाएगा लेकिन खोल नहीं पाएगा, ये इतनी मजबूत और इतनी सही चीज़ है। तो उस चेन का भी रिव्यू कर दिया। एक कटर का उसने रिव्यू किया कि ये कटर आप कहीं भी अपने साथ इसको लेकर चल सकते हो, कैरी करने में आसान है और काम करने में और काटने में भी आसान है, उसने उसका भी जिक्र कर दिया। तो कुल मिला के जितने टूल्स उसने इस्तेमाल किए, उन सारे टूल्स के उस अमेजन के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने अकाउंट से उन चीज़ों का उसने रिव्यू किया, उसको बाकायदा रेटिंग दी। जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आई और फिर अखबार में उसने अपनी कहानी सुनाई, तो फिर ये रिव्यू, उसकी स्टोरी सब मैच की, एक पुख्ता मुकदमा तैयार हुआ, और उसके बाद अदालत ने उसे अपना मतलब जो फैसला सुनाया, उसमें उसको ये कहा कि बिना किसी पेरोल के 7th लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, मतलब 7 उम्र कैद की सज़ा दी गई, और इन 7 उम्र कैद के दौरान एक दिन के भी कोई पेरोल नहीं मिलेगी। अब एक उम्र मतलब इंसान का एक पूरी ज़िंदगी निकल गई, तो उसका ये है कि अगर ये 7 बार भी अगर उतनी ऊपर वाला इसको दे दे कि मरे ही नहीं, मान लीजिए कि अगर एक एवरेज आदमी की उम्र 80-90 साल है, तो 80-90 साल की 7 सज़ाएं उसके लिए, तो वो बाहर ही नहीं आ सकता और कोई पेरोल उसको नहीं मिलेगी। आज भी टॉड अमेरिका के एक जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, और इसके ऊपर एक किसी OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज़ भी आई थी, शायद 2 या 3, एग्जैक्ट नहीं मालूम, अमेजन रिव्यू किलर करके। ये पहला कातिल था दुनिया का जिसने कत्ल किया, कत्ल के लिए जो औजार हथियार इस्तेमाल किए उनके बारे में रिव्यू कर करके अपनी राय दी, और इसीलिए इसका नाम अमेजन रिव्यू किलर बना। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले कल संडे, और कल बिग संडे, इंडिया न्यूजीलैंड, हमारा फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का लीग मैच में हम न्यूजीलैंड से लगभग एक तरफा मैच जीत कर पहुँच ही गए थे। अब कल उम्मीद है कि इंडिया एक बार फिर अपने आखिरी मैच में बेहतरीन खेले, और इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम देखें तो मुझे शुरू से लगता है कि इंडिया के बाद न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है, क्योंकि उनके पास स्पिन अटैक अच्छा है, उनके खुद अपने कैप्टन समेत स्टैनर, फिर उनकी बैटिंग लाइन में बिल्कुल डेप्थ है, दुबई के पिच से भी वो ठीक ठाक वाकिफ़ है, तो अच्छा मुकाबला होगा। बस दुआ यही है कि परसों बल्कि मंडे को जब हम लोग मिले तो जीत के जश्न के साथ मिले, और इंडिया बैक टू बैक ICC चैंपियंस ट्रॉफी दूसरी बार वर्ल्ड T20 के बाद ये जीते, और ऐसा करने वाले लगातार 2, रोहित शर्मा पहले कैप्टन शायद बन जाएंगे। तो पूरी टाइम तक फैमिली की तो दुआएं है ही है, पूरे देश की दुआएं हैं कल के लिए। तो कल मैच देखिए, मैच एंजॉय कीजिए,
और आपसे मुलाकात होगी मंडे, लेकिन उससे पहले चलते चलते आज दीपक मरगज एंड अभिषेक कुमावत, इन दोनों का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे दीपक साहब एंड अभिषेक साहब। और ये भेजा है हरीश धोत्रे जी ने। इसके अलावा रवि कुमार मकवाना जी, हैप्पी बर्थडे मकवाना जी। और ये भेजा है डॉक्टर जानवी रवि कुमार मकवाना जी। असल में डॉक्टर जानवी बिटिया है रवि कुमार मकवाना जी की, एंड ये डॉक्टर बनी है। और इन्होंने अपने फादर की बहुत तारीफ़ की, और हर बेटी अपने पिता की हमेशा तारीफ़ करती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर जब बनी तो उसके लिए उनके फादर ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से रवि कुमार मकवाना जी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, यही दुआ है। तो इसी के साथ कहानी वहाँ जितने ही। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को, कल इंडिया की जीत के जश्न के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।